हेलो दोस्तों। तो अभी तक आपको सीमेट एंड सीईटी का ना कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही एग्जाम डेट आई हुई है। सीईटी का एग्जाम डेट आ गई है 17 18 मार्च 18 19 मार्च को होने वाली थी, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। सो कैन वी सेफली अज्यूम दैट द एग्जाम्स विल बी डिलेड? मेरे हिसाब से यस। इन विच मंथ द एग्जाम माइट बी कंडक्टेड? सीमेट का एग्जाम माइट बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि अभी फेब्रुवरी का आज का 7 फेब्रुवरी, राइट? It's very difficult to conduct the exam in the month of February. Similarly, सीईटी का एग्जाम जाएगा आपका अप्रैल में, या सीमेट का एग्जाम जाएगा आपका मार्च में। So given this timeline, how many days do we have now? How many days do we have? For CMAT, I'll say minimum 45 to 60 days, right? Around 45 days. And for MBA CET, around, let us say, 60 to 75 days. देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सीईटी या सीमेट का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, स्टिल थिंकिंग। वो कब से सोच ही रहे थे कि दिसंबर में सोच ही रहे थे कि सीमेट का एग्जाम, अरे यार सीईटी का एग्जाम मार्च में हो जाएगा तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एग्जाम मार्च में नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सीईटी का एग्जाम सर अप्रैल में होगा, फिर उन्होंने जनवरी में भी नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, दिस इज द लास्ट व्हेन आई नीड टू टेक द एडमिशन कंपल्सरीली, लेकिन एमबीए के लिए मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि एक बार एमबीए करोगे बार बार नहीं करोगे। जैसे ग्रेजुएशन आपने एक बार एवरेज कॉलेज से या कोई अच्छे कॉलेज से किया होगा, तो एमबीए भी उसी तरीके से अगर आप जितना हो सके उतना अच्छे कॉलेज से करने की कोशिश करोगे, तो ही जाके वो आपको लाइफ में फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। तो उसके लिए जितना हो सके उतना अच्छे से प्रिपरेशन करके तो आप एटलीस्ट एग्जाम देने की कोशिश करो, राइट? तो सीमेट के लिए अगर हम लोग 45 डेज में प्रिपरेशन करते हैं और सीईटी के लिए अगर 60 डेज का मैं टारगेट रखता हूं, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप एग्जाम्स को समझो, राइट? क्योंकि जैसे आप आपके ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो यू हैव, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो आपने मिनिमम 6 या 8 सेमेस्टर दी होगी। या फिर अगर आप फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन में हो तो आपने कम से कम 5 या फिर 7 सेमेस्टर एग्जाम्स अभी तक दी हुई, राइट? अगर आप फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन में हो तो आपका 6 या 8 सेमेस्टर चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेजुएशन। तो आपने हर एक सेमेस्टर में कम से कम, लेट अस से अगर 5 सेमेस्टर्स आपके हो चुके हैं, हर एक सेमेस्टर में कम से कम 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, दैट मीन्स यू हैव स्टडीड मिनिमम 25 सब्जेक्ट सो फार। सेम फॉर द इंजीनियर्स, या 4 साल वाला ग्रेजुएशन होगा उनके लिए, उन्होंने कम से कम 35 सब्जेक्ट पढ़े। इसमें से आप मुझे सच में बताओ, इसमें से कितने सब्जेक्ट्स में आप एक्सपर्ट हो भाई? है ना? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपने मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट तो सिर्फ पेपर निकालने के लिए पढ़े थे, बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड 60+% इन ऑल द एग्जाम्स। कुछ कुछ लोगों ने 70+% भी स्कोर किया हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने 80+% भी स्कोर किया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? आपको तो सब कुछ पता भी नहीं है एक सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि ये पॉसिबल है क्योंकि आप लोगों ने स्मार्ट तरीके से पढ़ाई किया था। व्हाट वाज द स्मार्ट तरीका जो आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लगाया? आपने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, राइट? प्रीवियस ईयर पेपर्स कंपेयर किए, उसमें से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछे। दो टाइप के क्वेश्चंस बने, एक तो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज, एंड सेकंड थोड़ा उससे कम, मतलब लेकिन आस्क्ड मेजोरिटी ऑफ द टाइम आस्क्ड क्वेश्चंस, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये हर सेमेस्टर में एक बार क्वेश्चन आता ही है, या हर एक सेमेस्टर के बाद ये क्वेश्चन आता ही। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चंस पढ़े, फिर आपके पास टाइम बचा था 2 3, मतलब एग्जाम के पहले 4 दिन पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चंस पढ़े, 2 दिन इसमें लगे, फिर नेक्स्ट एक दिन के लिए आपने ये टाइप के क्वेश्चंस पढ़े, एंड फिर लास्ट दिन में आपने रिवीजन किया। तो क्यों ना वही तरीका हम लोग एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लगाते हैं, सीमेट और सीईटी के लिए, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो टॉपिक सबसे पहले करो ना यार। ये भी तो एक एग्जाम ही है ना। भले ही आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, बट है तो एग्जाम, है तो लिमिटेड सिलेबस वाला है। तो एटलीस्ट क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है, लेकिन टॉपिक्स तो मुझे पता चलेगी कि ये टॉपिक के ऊपर हर बार 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते ही है, आप कुछ भी करो। तो अगर आप वो टॉपिक्स का लिस्ट बनाओगे और वो टॉपिक्स को सबसे पहले उड़ाने की कोशिश करोगे, तो आपका स्कोर भी बढ़ते रहेगा मॉक टेस्ट में,
और अगर आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया या प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव फिनिश्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो ये टॉपिक, ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो जो लोगों ने फ्रीक्वेंट मॉक्स देना स्टार्ट किया हुआ है, एंड जो लोग 70 टू 90 के रेंज में स्कोर कर रहे हैं सीईटी मॉक्स एंड 150 टू 200 के रेंज में स्कोर कर रहे हैं इन सीमैट, एंड जो लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया, दोज हु हैव नॉट येट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, नॉट येट स्टार्टेड द प्रिपरेशन, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो अंत तक रुकिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड दिस। तो सीमैट में 20 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस, क्यूए प्लस डीआई मिला के आता है। क्यूए में कम से कम 20 अलग टॉपिक से जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, डीआई में 4-5 टाइप के डीआई के सेट्स आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। एलआर के 20 क्वेश्चन आते हैं, एलआर में 20 से ज्यादा टॉपिक से जो आपको पढ़ने पड़ते हैं इसके लिए। वीएआरसी के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके के 20 है, Similarly, MBA CET is completely unpredictable if you go by the paper analysis of CET 2021 and 2020। लेकिन अगर उन्होंने जैसे उन्होंने वेबसाइट पे बताते हैं उसके हिसाब से अगर दिया तो क्यूए प्लस डीआई के 50 क्वेश्चंस आते हैं, एलआर के सब मिला के 100 क्वेश्चंस आते हैं, वीएआरसी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये हो जाते हैं पूरा 200। जीके एंड एंटरप्रेन्योरशिप सीईटी में नहीं आता, ये एमबीए सीईटी की बात कर, ठीक है। वैसे सब में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, सीमैट में 20-20 एंड एमबीए सीईटी में क्यूए में 50 प्लस एलआर में 100 प्लस जीके में 50, सॉरी वीआरसी में 50, जीके एंड इंग्लिश में 0। तो जैसे आपने ये क्वेश्चंस पढ़े, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़े, अभी इसमें अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो क्यूए के मुझे 20 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे फॉर ओनली 20, अराउंड 17-18, सॉरी 12 to 13 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम, बिकॉज डीआई के भी तो 5 क्वेश्चंस आते हैं। एलआर के मुझे 20 से ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 20 टॉपिक्स पढ़ूंगा मैं 20 क्वेश्चंस के लिए, उसमें से 5-6 टॉपिक्स तो मेरे वेस्ट जाएंगे बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लेकिन वो टॉपिक कौन से है ये आपको ना, आपको पता है ना, मुझे पता है। प्लस वीआरसी के लिए आपको रेगुलर रीडिंग करना पड़ेगा सो दैट यू स्कोर द वीआरसी सेक्शन। जीके के लिए हम लोग इनपुट्स देते ही रहेंगे आपको, एंड निशान दे तो सबसे एक्सपर्ट इनपुट्स आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है तो प्लीज क्लिक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द स्लाइड्स गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप देखोगे तो एमबीए सीईटी में या सीमैट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एलआर के, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, छोटे छोटे टॉपिक लेकिन जिसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे। सो दिस इज एज पर द एनालिसिस ऑफ सीमैट 22 एंड एमबीए सीईटी 20, करेक्ट। आप अगर देखोगे तो डिजिट सीक्वेंस या नंबर ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस सीईटी में 5 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन सीमैट में कुछ नहीं आया। तो अगर आप सिर्फ सीमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको थोड़ा साइड में रख सकते हो, लेकिन ये कुछ टाइप टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सीमैट में क्वेश्चन जरूर आए थे। ये कुछ टॉपिक एनालॉजी का टॉपिक है जिसके ऊपर सीईटी में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे, सीमैट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, इसको पहले उड़ाओ, राइट। इनइक्वालिटीज अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीईटी के लिए भी और सीमैट के लिए भी। एक क्वेश्चन आया मतलब बहुत बड़ा हो गया, 20 क्वेश्चन तो आते हैं। डिडक्शन सिलोजिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से 2-3, एक्चुअली सीईटी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर 3 आए एक पर्टिकुलर स्लॉट का एनालिसिस है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 4-5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा आप इसको साइड में रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये करना है बात। देन कम्स क्वांट, तो आप क्वांट का देखो भाई। अरिथमेटिक में टोटल मिला के आपको 8 क्वेश्चन आए थे सीईटी में, सॉरी सीमैट में, एंड सीईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे क्योंकि लास्ट ईयर का सीईटी जैसे मैंने बोला कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ कुछ स्लॉट्स में 50-50 क्वेश्चन थे, 50-50, 70-70, 80-80 क्वेश्चन थे एमबीए सीईटी के एग्जाम में क्वांट के। इतने क्वेश्चन आइडियली नहीं आते हैं, बट आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो अगर मैं सिर्फ सीमैट के बारे में बात करूँ तो अरिथमेटिक को बहुत हेवी वेटेज है, सीईटी में भी अरिथमेटिक को बहुत हेवी वेटेज है। अभी अगर आप ज्योमेट्री देखोगे तो ना तो सीमैट में वेटेज है बहुत ज्यादा, ना ही सीईटी में। एक एक क्वेश्चन मतलब क्वांट जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे बोलोगे कि यार 1-2 क्वेश्चंस के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे हो और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इनइक्वालिटी सिंबल्स एंड नोटेशन पढ़ना है तो एक टॉपिक है सिर्फ, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन, हो गया, यही है टॉपिक।
लेकिन अगर ज्योमेट्री का वो 1 मार्क लेना, एक क्वेश्चन लेना है, यहाँ पे 4 मार्क और यहाँ पे 1 मार्क, तो आपको कम से कम 6 से 7 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग, हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 15, 8 10 फॉर्मूलाज। ये सब पढ़ोगे और आएगा क्वेश्चन एक। भाई क्या सेंस बनता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ज्योमेट्री अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, उससे बेटर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करो, उससे बेटर आप प्रोबेबिलिटी करो, 2 3 फॉर्मूलाज के ऊपर एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करो, 5 6 1 से 5 क्वेश्चन है, करेक्ट। सर्च सिंथेसिस करो 7 8 फॉर्मूला के ऊपर एक एक क्वेश्चन से, लॉगरिथम करो 7 8 फॉर्मूला के ऊपर एक एक क्वेश्चन से। ऐसे ऐसे टॉपिक करो ना जहाँ पे आपका इनपुट कम जाएगा लेकिन आपको आउटपुट बहुत ज्यादा, राइट। ऐसे टॉपिक प्रिफरेबली ज्यादा सॉल्व करने की, ज्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश करो। नंबर्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, नंबर्स को थोड़ा लास्ट में रखा तो भी चलेगा। तो ये जो सर्कल किए हुए टॉपिक है इनको अगर आप पहले पहले उड़ाते हो तो ये सब टॉपिक्स करने को आपको ज्यादा से ज्यादा लगेंगे मेरे हिसाब से 15 से 21 दिन क्वांट के। क्योंकि एक बार क्वांट लिया तो पूरा 15 दिन क्वांट नहीं पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ 3 वीक्स में आपका ये सिलेबस होना चाहिए, इसके साथ साथ आप 3 वीक्स में, मतलब पहले 3 वीक्स में आपने क्या करना चाहिए, बाय द मंथ ऑफ फेब एंड, बाय 20th of February, ये सर्कल किए हुए एलआर के टॉपिक्स आप सब उड़ा सकते हो, which are important for both the exams CET as well as CMAT, correct, this one as well, ये simple है। देन उन्हीं उनके साथ साथ ही आप कॉन्ट्स के भी ये टॉपिक उड़ा सकते हो। अगेन दीज आर वेरी सिंपल। आपको थोड़ा स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बना के दिया था, ये आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप वो इससे स्टडी प्लान देख सकते हो। वर्बल के लिए वोकैब प्लस ग्रामर, कुछ एक्टिव पैसिव वोकैबुलरी वर्ड्स प्लस ग्रामर मिला के आपका टोटल आरसी बनता है, एंड पैरावेस क्वेश्चंस। तो आरसी के लिए आपको तो कंटिन्यूअस रीडिंग ही करना पड़ेगा। रीड द डिफरेंट आर्टिकल्स रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, रिटन इन डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट टोन्स, रिटन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तभी जाके आपका आरसी का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो बढ़ेगा। वोकैब किस तरीके से पढ़ना है वो भी आप लोगों को वीडियोस में मिल जाएगा, एंड ग्रामर। तो ग्रामर के तो सर्टन रूल्स है यार, ग्रामर का अगर रूल्स के बेसिस पे आप करोगे तो 40 50 रूल्स के ऊपर पूरा का पूरा ग्रामर ग्रामर रिवॉल्व होता है फॉर दीज एग्जाम्स। अगर आपको एमए इंग्लिश वगैरह करना है तो बहुत बड़ा ग्रामर आता है, लेकिन फॉर दीज एमपी एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो 40 50 रूल्स के अराउंड पूरा ग्रामर। तो आरसी के लिए आई विल रिकमेंड सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, रीड द न्यूज़पेपर्स, बहुत हेवी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए। ग्रामर के सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ो, ये ग्रामर के रूल्स का पीडीएफ में आपको वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की कोशिश करूंगा। एंड वोकैब के लिए तो कुछ नहीं, वोकैब के लिए ये जितना ज्यादा आरसी पढ़ोगे उसके साथ साथ आप वोकैब धीरे धीरे कलेक्ट करते जाओगे, अपना वोकैब अपने आप बढ़ते जाएगा। एंड देयर आर फ्यू अदर वेज, जैसे कि एटिमोलॉजी वगैरह हो गया, वर्ड वगैरह हो गया, वो यूज करके भी आप वोकैब कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोनों एग्जाम्स के लिए, एंड ग्रामर, which will fetch you more number of marks, return on investment। पैराबेस क्वेश्चंस में 4 5 टॉपिक्स आते हैं, ये भी आप करने की कोशिश कर सकते हो। तो टिल 28 में रिकमेंड करूंगा कि ये सब सर्कल किए हुए टॉपिक्स, एलआर के, क्वांट के, वीए के एंड डीआई के, ये आपने करके रखने चाहिए, और आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताए। एंड देन टिल 15 मार्च आप बचे हुए टॉपिक अगर उड़ाने की हिम्मत रखते हो, करने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दे के आपका प्रिपरेशन आराम से बना सकते हो। हाँ, अभी ये मैंने जिनके लिए इंपॉर्टेंट बताया था उनका था कि जिनका सीईटी में, एमबीए सीईटी में 70 to 90 के अराउंड स्कोर स्टक है, एंड सीमैट में 150 to 200 के बीच में स्कोर स्टक अटक गया आपका। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया ना गाइज, ये सर्कल किए हुए ये टॉपिक सबसे पहले करो आप नेक्स्ट मॉक देने के पहले। आपका स्कोर मैं 100% गारंटी से बताता हूँ, सीईटी में कम से कम 15 मार्क्स से बढ़ेगा, और सीमैट में कम से कम 40 मार्क्स से, फॉर श्योर, डेफिनेटली, लिख लो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन फॉर सीईटी एंड सीमैट। सो चलो, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई डाउट्स रहे तो फील फ्री टू गेट रीच आउट, बेस्ट ऑफ लक गाइस।